अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड और हम अब बात करेंगे क्रिकेट की। बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी और कुछ खिलाड़ी ए में खेल रहे हैं, कुछ खिलाड़ी अपने प्रैक्टिस सेशंस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में स्टार्ट कर रहे हैं। बारिश की वजह से पाकिस्तान का मैच आज बारिश की नज़र हुआ। इस्लामाबाद में होने वाला ये मैच था, लेकिन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस। उमर अमीन बड़े लंबे अरसे के बाद एक मंजरनामे पर दिखाई दे रहे हैं और बड़े स्टाइलिश लेफ्ट हैंडर बैटर हैं। बड़े शानदार उन्होंने सेंचुरी की थी गुज़िश्ता रोज़ और बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। सऊद शकील वाइस कैप्टन और कैप्टन पाकिस्तान ए बनाकर उन्हें खिलाया जा रहा है। ये अच्छा है कि पाकिस्तान ए की टीम्स दो अलग अलग मकामात पर खेल रही हैं, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि लड़कों को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हुरैरा बड़ा अच्छा बैट्समैन है, अपने स्कोर कर रहा है पाकिस्तान ए की तरफ से, बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज दे रहा है और डोमेस्टिक में बड़े शानदार रिकॉर्ड्स हैं उनके। मौका मिल रहा है उनको पाकिस्तान में टेस्ट खेलने का और इमामुल हक को ड्रॉप करके हुरैरा को मौका दिया जा रहा है। और ठीक भी है कि इमामुल हक बड़े मुस्तरद खिलाड़ी हैं, लेकिन मुश्किल पिचेस पे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ इमामुल हक को खिलाएं और मौका देने की बात है तो बांग्लादेश जैसी टीम के सामने मौका दें। बांग्लादेश की टीम में शकीबुल हसन समेत तमाम सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन है। टीम में स्पिनर्स बड़ा इफेक्टिव रोल अदा करेंगे बांग्लादेश के। बांग्लादेश शायद हमारी पिचेस रीड कर गया था और अपने स्पिनर्स ले आया, लेकिन मुझे नहीं पता अभी क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में। चूँकि हमने एक ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर को चीफ क्यूरेटर के तौर पे बुलाया है, वो देख रहे हैं चीज़ों को। रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच होना है 21 से 25 में, और ये 21 से 25 अगस्त का जो टेस्ट मैच है, इस टेस्ट मैच की पिच में ऐसी क्या तब्दीली हुई है कि हमने सिर्फ स्क्वाड में एक स्पिनर डाला है, अबरार अहमद। सलमान अली आगा पार्ट टाइम स्पिनर हैं। पार्ट टाइम स्पिनर से कितनी बॉलिंग करवाई जा सकती है, फिर वो बतौर बैटर भी खेलेंगे। 4 पेसर्स के साथ और पिचेस पाकिस्तान की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीलियां, कैप्टनसी स्ट्रक्चर में भी तब्दीलियां, वाइस कैप्टन सऊद शकील आ गए। इन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। कुछ बात ज़रा पाकिस्तान में दीगर खेलों की और उन पर होने वाली मुश्किलात की भी करेंगे। इसके साथ साथ अहम बात, पाकिस्तान में जब डोमेस्टिक में कुछ टूर्नामेंट्स के नाम तब्दील होकर वो टूर्नामेंट्स के दोबारा आगाज़ हो रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीज़न की एंगेजमेंट पहले के मुकाबले में ज़्यादा की जा रही है, ताकि जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, और अब तो ये बहुत डन श्योर बात है कि जो लोग पाकिस्तान की नेशनल टीम में खेलते हैं, सुपर स्टार्स हैं, वो सारों को आकर डोमेस्टिक खेलना होगा। अगर वो डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं तो वाजे कहा गया कि फिर वो समझें कि नेशनल टीम उनके लिए नहीं है। ये वैसे बहुत बड़ा मैसेज है। शाहीन आफरीदी खुश हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कैप्टनसी करना ही नहीं चाह रहे, वो फोकस कर रहे हैं अपनी बॉलिंग पर। और साथ ही साथ बाबर आजम अभी तक कैप्टन बरकरार हैं, शान मसूद लीड करेंगे टेस्ट टीम को, और साथ ही साथ जो टीम कॉम्बिनेशन होगा उस पर, बॉलिंग पर, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। और वकार यूनुस के आ जाने से क्या तब्दीली आने वाली है, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भर में जो डोमेस्टिक में कोचेस मौजूद हैं, उनके लिए ऐसा क्या हो रहा है, या बाहर से जो कोचेस हम मंगवाते हैं, क्या हम उसी लेवल के कोचेस डोमेस्टिक में मंगवा नहीं सकते? अगर मंगवा सकते हैं तो ये कैसा इफ़ेक्टिव आइडिया हो सकता है कि आप दुनिया भर में एडवांस टेक्निक के साथ काम करने वाले कोचेस को बुलवाएं और हमारे अपने कोचेस के साथ उन्हें लगाएं, और फिर उन टीम्स को वहाँ पर जाकर बेहतरी करें उन लड़कों की जो कि ग्रास रूट लेवल से उठकर आ रहे हैं। क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, ये सब मिला के 13,000 मैचेस होने हैं, यानी मैचेस की तादाद और उसका डेटा भी आ जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। काशिफ शब्बीर क्रिकेट कमेंटेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद हैदर भाई ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों हजरात का। हैदर भाई, पहले ज़रा हम डोमेस्टिक से भी पहले क्लब क्रिकेट की अहमियत पर थोड़ी बात करेंगे। लंबा अरसा हो गया हम सुनते आ रहे थे कि यार क्लब क्रिकेट भी ख़त्म होती जा रही है, क्लब क्रिकेट में वो जान नहीं है, स्कूल में क्रिकेट होती नहीं है, यूनिवर्सिटी में क्रिकेट अब उस तरह होती नहीं है। जो भी लड़के निकल के आ रहे हैं वो डायरेक्ट गली मोहल्लों में खेलते हैं, 1-2 क्लब के मैच खेलते हैं, कहीं जोन क्रिकेट, कहीं डिस्ट्रिक्ट में जाके ट्रायल्स देना और वहाँ से आ जाते हैं। एक मजबूत स्ट्रक्चर की ज़रूरत है हमें, और वो ग्रास रूट लेवल से आएगा। तो ये जो अब 13,000 मैचेस का जिक्र पीसीबी खुद भी कर रहा है कि क्लब क्रिकेट और ये जो हमारे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, रीजन, इस क्रिकेट के मैचेस 13,000 के करीब होंगे, क्या इससे फ़र्क पड़ जाएगा और क्या फ़ायदा होने जा रहा है? और देखिए 13,000 मैचेस कहाँ खेले जाएंगे ये तो अभी कुछ पता ही नहीं है। मैचेस की तादाद बता दी है,
लेकिन क्लब क्रिकेट जो है वो बहुत ही अहम होती है हमेशा हर क्रिकेट स्ट्रक्चर में, क्योंकि वहाँ से आप जो है बुनियादी चीज़ें सीखते हैं और आपको एक टीम में खेलना आता है कि टीम कॉम्बिनेशन क्या होती है। अब क्लब क्रिकेट अगर नहीं पाकिस्तान में होगी और डायरेक्ट वो टेप बॉल क्रिकेट से टीम में आएंगे तो उनका हशर फिर हारिस रऊफ जैसा ही होगा कि वो एक दो मैच खेल के अनफिट हो जाएंगे, फिटनेस लेवल उनको पता नहीं है, उनको लॉन्ग ड्यूरेशन क्रिकेट का नहीं पता है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। और क्लब क्रिकेट हो भी कैसे, आपके पास ग्राउंड्स ही नहीं है क्लब्स के लिए। कराची में टोटल 7 ग्राउंड हैं जहाँ पे क्रिकेट खेली जा सकती है, और हर ग्राउंड का किराया जो 40 से 70-80 हज़ार रुपए तक है एक दिन का। तो कौन दे सकता है इतने पैसे? आपने ग्राउंड्स ख़त्म कर दिए, आपने क्रिकेट का क्लब स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया, स्कूल क्रिकेट ख़त्म कर दी, कॉलेज ख़त्म कर दी, इंटर यूनिवर्सिटीज़ होती थी वो ख़त्म कर दी। जहाँ जहाँ स्कूलों के पास ग्राउंड थे वो सारे जो है वो ख़त्म कर दिए गए। तो अब इस सूरत हाल में आपके पास कोई क्रिकेट का यही हशर होने वाला है जो इस वक्त हो रहा है। और जो जिन प्लेयर्स को आप लेकर आते हैं कि ये बड़े टैलेंटेड हैं, जब वो बड़े लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनको टेक्निकली पता ही नहीं है कि स्टांस कैसे लेना है, बैलेंस कैसे शिफ्ट होता है, ग्रिप कैसे होती है, और मूवमेंट कैसे होती है, अपनी बॉडी को रेस्ट कितनी देर देना है, कितनी जल्दी आपको पिच के ऊपर तैयार रहना है। ये सब चीज़ें क्लब क्रिकेट में सीखी जाती हैं और बुनियादी चीज़ें होती हैं। अब इन चीज़ों का कोई ना वजूद है, ना इनकी कोई ज़रूरत समझी जाती है। एक प्लेयर आता है 30-40-50 रन्स बनाता है, 4-5 छक्के मारता है, उसको सुपरस्टार बना दिया जाता है, और फिर उसको ले आप जो है वो टीम में जो है शामिल कर लेते हैं। फिर वो नाकाम हो जाता है, फिर उसकी जगह उसका जैसा कोई और आ जाता है। तो इस तरह फिर क्रिकेट आप चलाएँगे तो उसका असर फिर वही होने वाला है जो इस वक़्त हो रहा है, बल्कि इससे भी खराब हो जाएगा। तो पीसीबी को चाहिए कि 13,000 मैचेस की स्क्रूटनी करे। ये कहाँ से फिगर्स आएँगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये मैचेस खेले कहाँ जाएँगे? कोई किसी किस्म का शेड्यूल नहीं दिया गया है, कुछ नहीं बताया गया है, और एक नंबर दे दिया जाता है, इतने मैचेस होंगे, इतने मैच। तो क्वालिटी आप देखें, अभी जो जो मैचेस लेकिन हैदर हुए भाई, हैं। मुझे ये लग रहा था कि ये 13,000 मैचेस जिनका जिक्र हो रहा है, इनका कोई रिकॉर्ड भी होगा ना, हमें रिकॉर्ड चाहिए। उसकी वजह ये है कि सर 13,000 मैचेस में कम से कम भी आप समझे 40 से 50,000 लड़का खेल रहा होगा, और 13,000 मैचेस सर में जब 40-50 हज़ार लड़का खेल रहा होगा, आप उसका कोई मुझे रिकॉर्ड मेंटेन होगा, आप मुझे वो बड़ा बताएं फायदेमंद होगा। वहां से आप कि लड़कों को पिक एंड चूज कर सकते हैं। आप मुझे बताएं ये सारी न्यूज़ आपको पीसीबी की वेबसाइट पे मिलती है? मुझे नहीं तो नहीं मिलती है। देखी, मुझे तो नहीं देखी, बस यही ये दिखा 13,000। बस ये या तो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होती है या व्हाट्सएप ग्रुप होता है। व्हाट्सएप ग्रुप न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो है 2 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं। वेबसाइट जो है वो रिकॉर्ड होती है, रहती है। अच्छा, पीसीबी ने अभी तक जो है कोई स्टेट्स का सही फार्मूला बनाया ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता है। प्लेयर्स जो है वो आ जाते हैं और कहा जाती है डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत अच्छा खेला है डोमेस्टिक में। कहाँ खेलें, क्या खेलें, किसी को कुछ नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। बस डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेलें। अच्छा, हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है, जो T20 में अच्छा खेलता है उसे टेस्ट टीम में ले आते हैं, हम्म। जो वनडे में अच्छा खेलता है उसे टेस्ट में अच्छा खेल 4 डे अच्छी खेलता है उसको T20 में ले जाते हैं। अब ये जो दो टीमें इस वक्त खेल रही हैं शाहीन के नाम से, अगर आप ये दोनों टीमों में देखें, इसमें बैलेंसिंग नहीं है बिल्कुल भी। प्लेयर्स को जो शामिल किया गया है उसमें कोई बैलेंस नजर नहीं आता है। लेकिन बस चूंकि क्रिकेट होनी है, बिजी रखना है, इंगेज रखना है, वो आपको बताऊं, अब पीसीबी ने अपना एक सिस्टम ये बना लिया है कि इंगेज रखो। इंगेज रखने से ये होगा कि कोई ये नहीं कह सके कि कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है। लेकिन जाहिर है क्वालिटी अगेंस्ट क्वांटिटी में हमेशा क्वालिटी देखी जाती है। तो पीसीबी को सोचना चाहिए कि इस वक्त क्रिकेट को क्वालिटी कैसे दी जा सकती है। अच्छा काशिफ भाई, जो जिक्र कर रहे हैं हैदर भाई भी, मैं भी, 13,000 मैचेस, आप समझते नहीं है इसका एक मरबूत डेटा होना चाहिए और कोई सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर पूरी एंट्री हो। इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने हज़ार तादाद में लेफ्ट हैंडर बैटर्स मौजूद हैं, लेफ्ट हैंडर पेसर्स मौजूद हैं, लेफ्ट हैंडर स्पिनर्स मौजूद हैं, राइट हैंड बैटर्स मौजूद हैं, ओपनर मौजूद हैं, मिडिल ऑर्डर है, बॉटम मिडिल ऑर्डर है, कीपर्स हैं। हमें ये बड़ा ज़बरदस्त डेटा मिल सकता है अगर वाकई में इस सारी चीज़ को एक मरबूत सिस्टम के तहत एनालाइज और इसका डेटा मुरतब कर लिया जाए। लेकिन बहरहाल ये 13,000 मैचेस जिसका जिक्र हो रहा है, क्या समझते हैं कि बड़े फ़ायदेमंद तो ज़ाहिर है होंगे होंगे, लेकिन अगर इनका कोई डेटा नहीं होता फिर क्या फ़ायदा है ऐसे मैचेस का?
देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि 13,000 मैचेस कहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। और उसके बाद ये भी देखना है कि किन किन प्लेयर्स को आप उसके अंदर मौका दे रहे हैं, क्या आपका जो प्लेयर सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो आपने क्या बनाया है। और उसके बाद ये है कि इस सब की प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करने के लिए कौन सी ऐसी टीम आपके पास बैठी है कि जो चेक कर रही है कि जो मैचेस हो रहे हैं उनमें कौन से प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, टेक्निकली कितने अच्छे प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान से इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसको किस तरीके से आगे फिल्टर करके आप पाकिस्तान टीम में लेकर आएंगे। तो ये सब चीज़ों का डाटा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर डाटा नहीं रखा जाएगा तो इस सब प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं, फिर कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और एंड में फिर वही 11 लड़के आपको नज़र आ रहे आएंगे जो कि रूटीन में पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं, कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आएगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि अगर इसको पॉजिटिव एंगल से देखा जाए तो एक तो ये है कि ये डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस होने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे हैं जो नेशनल स्क्वाड में शामिल हैं, उन सब का इसमें खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं से ही जब वो ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे नए लड़कों के साथ तो वहाँ भी नए लड़कों को सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। तो इसलिए इसका अगर एक प्लान और स्ट्रक्चर पूरा पीसीबी के पास मौजूद है फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये बिल्कुल इरेटिक है, कोई प्लान नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है, तो फिर इस पूरी प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं समझता हूँ कि बाकी बातें तो हैदर भाई ने बहुत अच्छी कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी, ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी, पिचेस की अवेलेबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारे पास वो चीज़ मौजूद है कि नहीं है। अगर वो मौजूद है तो फिर हम आगे इसको आगे लेकर चल सकते हैं। काजी भाई, पिचेस का आप जिक्र कर रहे हैं, हम लोगों ने, आपने, हैदर भाई ने, सब ने मिलकर, आपने कमेंट्री तक का ट्रैवल किया है ये सफ़र खेलने से, अभी भी आप खेल रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन हमने सिमेटेड पिचेस का एक बड़ा रिवाज देखा पाकिस्तान में। मैं तो अब उसको भी ख़त्म होता देख रहा हूँ, ग्राउंड से ख़त्म हो रहे हैं। छोटे छोटे ग्राउंड या गली मोहल्लों के बाहर को पार्क टाइप चीज़, उसमें सीमेंट पिच बना दी जाती थी, उससे भी बड़ा टैलेंट निकला। हालांकि सीमेंट पिच पर हम खुद बड़ी तनकीद करते थे, अब तो सीमेंट पिच भी नहीं दिखाई दे रही। सीमेंट पिच का एक फ़ायदा ज़रूर था कि तेज़ उठती हुई बॉल खेलना, हुक और पुल बड़े अच्छे मारना आ जाते थे प्लेयर्स को। सीमेंटेड पिच के अलावा आपको याद होगा कि हम तो गली मोहल्लों में भी बड़े क्रिकेट खेलते थे, बिल्कुल। रोड्स के ऊपर विकेटें लगा के क्रिकेट खेलते थे, वो बड़ा दौर था। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट की, कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट किस तरीके से आगे चलेगी। इससे तो हम ये भी हमें पता है कि अगर आप इसी स्टैंडर्ड को स्कूल कॉलेजेस में लेके जाएंगे, ग्रास रूट लेवल पे लेके जाएंगे, तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा टैलेंट मिलेगा। बोर्ड के लेवल पे मैचेस होते थे, फेडरल बोर्ड के, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, मुख्तलिफ बोर्ड्स आपस में मैचेस खेलते थे। फिर इंटर कॉलेजिएट होते थे, हाँ। इंटर यूनिवर्सिटीज़ होती थी, वहाँ से टैलेंट निकलता था और फिर वो टैलेंट आगे जाके हमें नज़र आता था खेलते हुए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जितने ग्राउंड ज़्यादा होंगे, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, जितनी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे हमारे यूथ को, हमारे जो नौजवानों को, उतना ही ज़्यादा आप इस क्रिकेट को आगे फ़रोग लेकर चलेंगे। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किसी स्पोर्ट का पैशन है तो अभी भी क्रिकेट ही है। हर बच्चा जो है वो क्रिकेटर बनना चाहता है, हर बच्चा अपने लिए एक सामने एक रोल मॉडल रखता है अपने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को और चाहता है कि उनको कॉपी करें। लेकिन उसके लिए ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कोचेज़ का, कि कौन से ऐसे कोचेज़ हैं जो ट्रेन करेंगे। अगर 13,000 बच्चे अगर 13,000 मैचेस हो रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद है, तो क्या हमारे पास कोचेस, ट्रेनिंग स्टाफ, फिजियो और इन ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो इन बच्चों को आगे लेकर जाती हैं। आपको पता है हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में बना हुआ है, लेकिन वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्या रिजल्ट दे रहा है हम सबको पता है कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं वहां जाके खराब हो रहे हैं। सर, तो कराची ये है, सब चीजें लाहौर जो है, और हैं ये पता नहीं बोर्ड को देखना फैसलाबाद है, पड़ेगा। कहाँ है, हमें पता ही नहीं है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स करते क्या है। देखिए रिजल्ट निकलेगा तो हमें नजर आएगा ना कि क्या रिजल्ट निकल रहा है। अगर फिर एंड ऑफ द डे आपने पीएसएल को क्राइटेरिया बना दिया कि पीएसएल की परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है और बाकी कोई चीज क्राइटेरिया नहीं है, तो फिर अलग बात है। फिर आपके पास तीनों तीनों फॉर्मेट की डिफरेंट टीम्स आप बना सकते हैं, तीनों की अलग अलग टीम्स होनी चाहिए जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अब तो मुल्कों में ऐसा भी हो रहा है कि एक ही वक्त में उनकी दो दो टीमें मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर मैचेस खेल रही होती हैं। तो इसलिए पूल का बड़ा होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अरसलान ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हमारी शॉर्ट कमिंग कहाँ पर है। जिस तरह
एक 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 हमारी शॉर्टकमिंग इस वक्त ऑफ स्पिन बॉलर की है। हमारे कोचेस की नज़र होनी चाहिए कि ऑफ ब्रेक बॉलर जो भी को अच्छा मिले उसको आगे लेकर आएं, उसको ग्रूम करें और उसको तैयारी करें। लेग स्पिन बॉलर की भी कमी है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास अगर है तो वो फास्ट बॉलर्स पैदा हो रहे हैं, पाकिस्तान के पास बैट्समैन पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फील्डिंग एक बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है जिसकी लैकिंग है, जिसको हम लैक कर रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। बहुत फिटनेस ज़बरदस्त। अच्छा फिटनेस काशिफ के भाई, लिए क्या ये फिटनेस के लिए चीज़ क्या हो सकता है वो बहुत जरूरी है। मैं फील्डिंग पर पहले, हैदर भाई फील्डिंग, ये ऐसा शोबा है, आपने हमने सबने जब क्रिकेट देखी, खेली, कवर की, तो मैं आपको फैक्चुअल बताऊं, जब मैं खुद भी अंडर 19 खेल रहा था, तो फील्डिंग पर तवज्जो तो बड़ी देते थे, लेकिन मैच में जो कैचेस ड्रॉप करते थे उनको मैच से ड्रॉप नहीं करते थे सज़ा के तौर पर। नहीं नहीं यार, ये ठीक खेल रहा है, इसको खिलाते रहो। मैंने एक लड़के के बारे में ख़ुद कहा, हमारे चले वो अब अल्लाह ने गरीक रहमत करे, हमारे कोच थे हैदराबाद डिवीज़न के, तो मैंने उन्हें कहा जी मुझे नहीं खिलाना है इस लड़के को, ये 4 से 5 कैच ड्रॉप कर चुका है। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, वो बैटिंग ठीक कर लेता है, बस उसको खिलाओ, ऐसे खैर है, कैच तो ड्रॉप होते रहते हैं। अच्छा, ये इस तरह के बिहेवियर्स हमारे डोमेस्टिक में भी नज़र आते हैं। अब ये जो बच्चे क्रिकेट खेलने जाएंगे या खेल रहे होंगे क्लब क्रिकेट, उसी लेवल पर हमें फील्डिंग पर तवज्जो देनी पड़ेगी, ताकि हम कम से कम और कुछ नहीं कर रहे तो जो एशिया की टॉप टीम्स हैं फील्डिंग में, श्रीलंका बड़ी अच्छे फील्डर्स हैं, अब तो बंगाली भी बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स, इंडिया तो बहुत अच्छी फील्डिंग करता है, हम क्यों नहीं इस लेवल के कंपटीशन में आते? असल में देखें, फील्डिंग का ताल्लुक है फिटनेस लेवल से और कंसंट्रेशन से। कैच हमेशा जब ही ड्रॉप होते हैं जब कंसंट्रेशन आपकी परफेक्ट नहीं होती है, जब आप उस पर बॉल की हाइट पर और बॉल के नीचे नहीं आते हैं। कैच पकड़ने का पहला उसूल ये है कि आप बॉल के नीचे आएँ। हमारे जो प्लेयर्स हैं ज़्यादातर उनका फिटनेस लेवल बहुत ख़राब है। फिर फील्डिंग जो ग्राउंड फील्डिंग है उसमें प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड फील्डिंग में अक्सर हमारे अच्छे जो प्लेयर्स जो आगे आते हैं टेस्ट टीम वगैरह में, वो जब क्लब क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते हैं तो वो हमेशा ऐसी जगह फील्डिंग करते हैं जहाँ ज़्यादा भागना ना पड़े, क्योंकि वो बैटिंग में या बॉलिंग में मशहूर हो जाते हैं तो वो अपने आप को किंग समझने लगते हैं। तो वो जो चीज़ उनकी उसमें रूटीन में आ जाती है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे आके वो चेंज नहीं हो पाती है। हम्म। अब ये एक इनकी मिसाल ऐसी है कि एक दरख्त जो तनावर बन चुका है, अब आप उसमें उसको कैसे सही करेंगे? नहीं कर सकते। इनकी आदतें सब खराब हो चुकी होती हैं, फिटनेस लेवल खराब हो चुका होता है। फिर जब इंटरनेशनल लेवल पे बड़े-बड़े आप कोचेस ले आएँ, चाहे बॉबी सिम्पसन को ले आएँ या किसी को भी ले आएँ, नहीं सही कर सकते इनको, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है। ज़रूरी ये है कि अभी आप अगर स्कूल क्रिकेट या ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे फील्डिंग को भी बेसिक चीज़ बनाएँ और उसमें देखें कि चाहे जितना अच्छा कोई बैट्समैन हो, लेकिन अगर फील्डिंग अच्छी नहीं है तो उसको आप कहें कि भई तुम्हारा जो है वो स्कोरिंग पॉइंट स्कोरिंग जो है वो फील्डिंग की वज़ह से लो हो रहा है बैटिंग का। तो सही फिर वो बात है। फील्डिंग पे मेहनत अच्छा हैदर करेगा। भाई, लेकिन इसी में ज़रा एडअप जो काशिफ भाई कह रहे हैं, पिचेस की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो खैर हमारे सर्किट में फर्स्ट क्लास की पिचेस ही बड़ा मसला बनी रही हैं। अब हम क्लब लेवल पर या उससे नीचे लेवल पर पिचेस का क्या करेंगे? सारों को तो हम ग्राउंड नहीं दे सकते। वैसे भी आपका कराची के ग्राउंड में तो तमाशाई बंद कर दिए हैं, चूँकि उसकी रेनोवेशन हो रही है, अपग्रेडेशन हो रही है चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, तो वहाँ जो टेस्ट मैच होगा वो बगैर तमाशाइयों के होगा। तो कैसे मैनेज करेंगे हम निचले लेवल की या रीजन लेवल की क्रिकेट को? देखिए, क्लब क्रिकेट जो है जब भी माजी में होती थी पीसीबी नहीं कराती थी, ये जो लोकल रीजनल एसोसिएशन है उनकी जिम्मेदारी होती थी। और वो लोग जो है उस वक्त तो इतने फंड्स भी नहीं होते थे, लेकिन अपने शौक से करते थे। आज चूंकि क्रिकेट बहुत प्रोफेशनल हो गई है तो नीचे वाले भी कहते हैं जी हम अपने क्यों टाइम और पैसा लगाएं या कुछ करें या अपना शौक दिखाएं, हमें भी पैसे दो तो हम कुछ काम करेंगे। तो पीसीबी के जो चेयरमैन है वो जो पाकिस्तान के मिनिस्टर भी हैं, तो उनको चाहिए कि हुकूमत के साथ मिलकर कुछ ऐसा करें कि ग्राउंड्स हर शहर में बनाए जाएं और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो ग्राउंड्स बनाए वहाँ पे। जब ग्राउंड्स बन जाएंगे तो पिच भी बन जाएंगे, लेकिन ग्राउंड्स ही नहीं होंगे तो पिच कहाँ से बनेगी? तो पिच बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सीमेंट पिचेस की आपने बात की, सीमेंट पिच का जो है वो अवेलेबिलिटी आसान होती है, एक दफ़ा बन जाती है उसके बाद फारिग हो जाते हैं आप। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि बैट्समैन जो है हमेशा एक फ्लो में रहता है, हम्म। उसको पता होता है कि गेंद कितनी बाउंस होगी और कहाँ पे आएगी, लिहाजा वो कभी भी उसका जो बैलेंस शिफ्टिंग ऑफ बैलेंस होता है वो नहीं सीख पाता है सीमेंट की। और जब आप टर्फ पे आते हैं वहाँ पे शिफ्टिंग बैलेंस शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बैलेंस शिफ्टिंग सही ना हो
तो आप ना ड्राइव मार सकते हैं, ना आप सही पुल कर सकते हैं और ना ही आप लंचिंग फॉरवर्ड खेल सकते हैं। क्योंकि आप जब स्पिनर्स को खेलते हैं तो आपको वो लंचिंग फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा खेलना पड़ते हैं। लेकिन चूँकि सीमेंट विकेट पे खेल कर आते हैं, वहाँ पे उसका तो कोई तसव्वुर ही नहीं है, वहाँ पे आपने लंचिंग फॉरवर्ड खेलने का, वहाँ तो आपने सीधा बस बैट स्विंग करना होता है। तो ये नुकसान है सारे जो हैं सीमेंट विकेट के। तो बुनियादी चीज़ें हैं जो पीसीबी को या जो ज़िम्मेदारान हैं उनको समझना चाहिए। अगर आप अच्छे क्रिकेटर्स पे अब इस वक़्त जो पाकिस्तान के क्रिकेट का हाल है, मैं आपको बता देता हूँ 1% भी टैलेंट नहीं है। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल आप सके। बड़े लंबे सिर्फ अरसे से बाहर कह रहे हैं हैदर भाई, मैं ज़रा एक जी, ब्रेक लूंगा, नहीं ब्रेक है, से आकर नहीं आपसे आ इस पर रहा, ज़रा क्यों नहीं डिटेल आ रहा? बात करता हूँ। जी, ब्रेक से आता हूँ, हम ज़रा इस पर भी बात करते हैं जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है बांग्लादेश का, तो हम सबके सामने हमें पाकिस्तान के स्क्वाड पे ज़रा बात करनी है। और फिर वही स्पिनर वाला मैटर जो अभी थोड़ी देर पहले काशिफ शब्बीर भी कह रहे थे कि हमारे पास सबसे बड़ा मसला यही है कि ऑफ स्पिनर लेग स्पिनर है ही नहीं। ऑर्थोडॉक्स या हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर कोई एक आधा है, वो भी एक ही है, को बहुत सारे नहीं है। कहाँ गए स्पिनर्स? मेहरान मुमताज़, मुबस्सिर वगैरह जो अंडर 19, फैसल अकरम बड़े अच्छे स्पिनर हैं। इन लड़कों को क्यों नहीं इस तरह के हौसला अफजाई करके ऊपर लेकर आया जा रहा कि हमारी ये स्पिन का जो कहत है वो टूटे? वापस आते ब्रेक से इस पे बात। वेलकम बैक जी। इससे पहले ज़रा स्कॉट पर बात करें। आज ही सुबह जब मैं उठा तो मुझे एक नंबर से, किसी से अननोन नंबर से एक वीडियो आई हुई थी। बहुत सारे लोग कनेक्ट रहते हैं, वो कोई खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपना गम शेयर किया हुआ था। तो मैंने सोचा कि यार ज़रा आप लोगों को दिखाएं, फिर उस पर मैं ज़रा बात करूंगा कि हुआ क्या था। पहले आप ज़रा वीडियो देखें, फिर मैं बताता हूं कि हुआ क्या था। ये वीडियो आपने देखी, ये चारसद्दा की है, पेशावर, और वहाँ पे एक टूर्नामेंट हुआ फुटबॉल का। और फुटबॉल का टूर्नामेंट होने के बाद इसी तरह हमारे जश्न आज़ादी के मौके पर फिर उन्हें अवार्ड देना था। और जब उन्हें तकरीब थी इनामात की, तो 2 बजे सख्त गर्मी में उन्हें बिठा के रखा। बाकी लोग जो मेहमान खुसूसी साहिबान थे, ये जो पीछे खड़े आप देख रहे थे, ये हमारे सारे स्पोर्ट्स बोर्ड के अफसरान होते हैं। ये जनाब साहब आके इसी कमरों में बैठ गए और वहाँ से 4, साढ़े 4, 5 बजे, जैसे वो बता भी रहे थे अपनी पश्तो ज़बान में, निकले और फिर इनको इनाम दिया। उन्होंने कहा नहीं चाहिए ऐसा इनाम हमें जिसमें खिलाड़ियों की इज्जत ना हो, उन्हें जलील किया जाए। और जिस तरह वो बेचारा कह रहा था, और ये हमारे यहाँ आप इज़्ज़त करते हैं अपने स्पोर्ट्समैन की, और इस तरह से इनामात तकसीम होते हैं, रिवायत बन गई है। आज से तो मैं इस पर आवाज़ उठाऊंगा कि ये 2 बजे का कह के 4 बजे आने वालों पर बिल्कुल पाबंदी लगाएं। और कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों से, चाहे वो कोई भी हो, उनसे इनाम लेने की, जो इस खिलाड़ी ने भी किया। और मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक किया। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है खिलाड़ियों के साथ कि आपने उन्हें भेड़ बकरियां समझ लिया है कि 2 बजे बुलाएं, बैठे रहें आप ठंडे कमरों में, खाना खाएं, उन्हें भूखा प्यासा बिठाए रखें। तो ये हैदर भाई, एक वीडियो थी आप लोगों ने देखी, तो ज़रा इस पर भी थोड़ी, ये क्या हमारे यहाँ रिवाज है? ये तो बहुत अरसा पुराना है, लेकिन उसने अच्छा किया फुटबॉलर ने, उसने ट्रॉफी दे हमारी ज़मीन पर नहीं लिया वो अवार्ड। उसने कहा कि आप सारे खिलाड़ियों को जली, और ये नेशनल खिलाड़ी हैं हमारे। जी, बिल्कुल देखें, ये हमारा इज्तिमाई रवैया है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और जो अरबाब इख्तियार हैं, वो अपने आप को खुदा समझते हैं और वो जो जो सलूक करते हैं खिलाड़ियों के साथ, बहुत बुरा है। खिलाड़ी मेहनत करते हैं, उनके लिए अवार्ड जीतते हैं, उनके लिए तफरीक के मोमेंट्स बनाते हैं, और अरबाब इख्तियार जो है उनका ये हाल है। इसमें हमारी हुकूमत का पूरा हाथ है। ये हुकूमत बिल्कुल ही नाकारा है। ये किसी भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को काबू नहीं कर पा रही है, जैसे कि उनका दावा था। मैं आपको बताऊं, अभी कल मैंने न्यूज़ मुझे मिली कि लास्ट ईयर एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में अभी जेवलिन की जो है बहुत ज़्यादा बात हो रही है, नेज़ाबाजी की, और अरशद नदीम को बहुत ज़्यादा नवाजा जा रहा है। लास्ट ईयर जो है एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में जो ब्रॉन्ज मेडल जिन्होंने लिया था, मोहम्मद यासिर, उनको लास्ट ईयर ये मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ने 5 लाख रुपए देने का उनको उनको अब ऐलान तक किया नहीं था। मिले। उनको अभी तक नहीं मिले। ये देखिए, ये हाल है हमारे मुल्क का। यहाँ पे आप एक तरफ जो है, अब इस वक्त जो हमें पता है ये अरशद नदीम को क्यों इतना नवाजा जा रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये सबको पता है, पूरा पाकिस्तान जानता है। ऐसा नहीं कि लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन ठीक है, हम उस पर बात नहीं करते। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि प्लीज़ आप अगर अनाउंस करते हैं तो आप पैसे दें पूरे उनको फौरी तौर पर। सेकेंडली, जो प्लेयर्स हैं उनकी इज्जत करें, खिलाड़ियों की। खिलाड़ी मेहनत करते हैं, जान लगाते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं। और ये स्पोर्ट्स बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं, ये इनको बिल्कुल हटा देना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो मिनिस्टर है राना कोई सनाउल्लाह फ़ायदा नहीं इसके सर, स्पोर्ट्स। कोई फ़ायदा नहीं हैदर भाई, ऐसे ही फिर आ जाएंगे, एक हटाएंगे एक और आ जाएंगे। हाँ, सब है, सबका यही हाल है। बात तो आपकी सही है बिल्कुल कि सबका यही हाल है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ आवाज़ तो पहुंचनी चाहिए उन प्लेयर्स के लिए। उनकी आवाज़ बन के राना सनाउल्लाह साहब को चाहिए इस पर एक्शन लें
उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, और मैं समझता हूँ सबको जो है वो सोशल मीडिया पे भी बात डालनी चाहिए, ताकि उनको पता चले और प्लेयर्स की इज्जत होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। काशिफ भाई, इसी वीडियो के हवाले से और ये जो हमारा एक रवैया बनता जा रहा है अमूमी तौर पर, ये हमने आपने सबने फेस किया एक टाइम पे। देखें, मसला ये है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्लास सिस्टम है। यहाँ पर कैटेगराइज किया जाता है कि ये ऊंची क्लास का है, ये निचली क्लास का है, ये किस तबके का है, और उसके मुताबिक उसको डील किया जाता है। अब चूंकि फुटबॉल का ज़्यादा ट्रेंड पाकिस्तान में अभी नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो वो फुटबॉल खेलने वालों को वैसे ही, आपको पता है, एक क्लास ही उसको नीचे रखा जाता है कि ये तो बस फुटबॉलर है, इनका क्या काम है। और बिल्कुल ठीक। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जिनको कोई पोजीशन मिल जाती है ना यहाँ पर, उनका वैसे दिमाग आसमान पे पहुंच जाता है कि हम पता नहीं क्या बन गए हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोजीशन, आपको पता है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मेरिट पे तो मिलती नहीं है, सिफारिश पर या किसी न किसी की वजह से कोई किसी पोजीशन पे होता है। इसलिए वो ना पोजीशन लेने वाले को पता है कि वो क्यों बैठा है, ना पोजीशन देने वाले को पता है कि उसने पोजीशन उसको क्यों दी है। इसलिए ये चीज़ें जो हैं वहाँ होती हैं जहाँ प्रॉपर एक सिस्टम हो। सिस्टम प्रिवेल नहीं करेगा तो यही कुछ होगा। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। अब जैसा आपने ये वीडियो दिखाई, अब ये वीडियो हर जगह पहुंच रही है, हर बंदा इसके बारे में बात कर रहा है, तो आई एम श्योर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। और बाब इख्तियार को चाहिए कि फौरी तौर पे एक्शन लें इसके बारे में, और एक्सप्लेनेशन कॉल करें कि ऐसा क्यों हुआ, और जो उस पे कल्प्रिट है जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये शो, स्पोर्ट्स के शो, ये सब चीजें जो है, ये प्लेयर्स की वजह से ही वो रौनक बनती है। जो जिन्होंने खेलना है या जो खेलते हैं, उनकी वजह से ही रौनक बनती है, उसकी वजह से ही शायकीन आते हैं, उसकी वजह से ही मैनेजमेंट होती है, उनकी वजह से ही वो लोग आते हैं जिन्होंने ट्रॉफीज या शील्ड्स देनी होती है, और उनकी वजह से ही स्पॉन्सर्स आते हैं। तो अगर आप उन्हीं को रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो मेन करता धरता है इनके, तो फिर ये सिस्टम नहीं चलेगा। इसलिए प्लेयर्स को, स्पोर्ट्समैन को रिस्पेक्ट देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ इसको जितना वायरल कर सकें इतना करना चाहिए। और आपने बड़ा अच्छा किया कि इसको अपने प्रोग्राम में उठाया, और ये हर जगह पर ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि आगे हम इन चीज़ों को रोक सकें। और ये इंटरनेशनल इमेज हमारे लिए क्या बनता है, इंटरनेशनली हम वैसे ही, आपको पता है, जिस लेवल पे पहुंचे हुए हैं, तो हमारा ओवरऑल मुल्क का इमेज, ओवरऑल स्पोर्ट्स का इमेज, ओवरऑल चीज़ों को बेहतरी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी यार है। और काशिफ जब भाई, तक आप मीडिया में लोगों ये ने चीज़ें इसका नहीं जिक्र कर आएंगी, ही दिया है ना, आगे तो नहीं मैं अब चलेगा। आप लोगों के साथ एक और चीज़ भी शेयर करता हूँ, बड़े अरसे से कर रहा हूँ दोनों के साथ। चले हम वापस आएंगे क्रिकेट पे, एक ज़रा बात कर लूँ, फिर हम वापस। दो हमारे बड़े टॉप है, बल्कि माहूर भी बड़े शानदार बैडमिंटन प्लेयर्स हैं तीनों। माहूर तो ओलंपियन है माशाल्लाह से। दो, पलवशा और मुराद, पाकिस्तान में 8 साल, एक 15 साल, अनबीटन नेशनल चैंपियन रहे, अनबीटन। और इंटरनेशनल लेवल पे हम एशियन गेम्स, इस्लामिक सॉलिडारिटी, इधर उधर उनके गोल्ड मेडल्स भी हैं, सिल्वर मेडल्स भी हैं। लेकिन जब ओलंपिक्स की बारी आती है तो हम उनको वो राउंड मैचेस ही नहीं खिलाते जिसमें क्वालिफिकेशन होती है, फिर बैठ जाते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री पे किसी एक को मिलती है, वो चला जाता है। अभी दो इवेंट्स हैं हैदर भाई, और हमने क्या किया है, मुराद और पलवशा दोनों, बल्कि और इस तरह के 15 नाम हैं, वो एथलीट्स को बैंक ने, नेशनल बैंक पाकिस्तान का सबसे अच्छा इदारा होता था, उन्होंने उनको नौकरियों पर बुला लिया। वो 8 से 5 नौकरी करें, फिर खेलें कब? हाँ, देखिए ये तो एक प्रॉब्लम है। जो प्लेयर्स को टाइम मिलना चाहिए अपनी ट्रेनिंग के लिए, तो मैनेज करना चाहिए, नेशनल बैंक या जो भी इदारे हैं उनको मैनेज करना चाहिए। लेकिन अरसलान, यहाँ मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा आपसे। देखें, मैं यहाँ रहता हूँ यूरोप में, मैंने देखा है प्लेयर्स यहाँ पे काम भी करते हैं, खेलते भी हैं, अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, अपना टाइम मतलब मैनेज करते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं बड़े-बड़े जर्मन टीम के फुटबॉलर्स जो इंटरनेशनल हैं, उनको मैं जानता हूँ। मैंने उनसे अच्छी जो है सलाम दुआ है, और मैंने उनकी लाइफ देखी है कि वो जॉब भी करते हैं, अपना काम भी करते नहीं, हैं, लेकिन उसमें एक स्कूल। फ़र्क है हैदर भाई, उसमें एक फ़र्क ये जी। है कि वहाँ पर वो काम जो करते हैं ना, वो इतने बड़े, वो उनके तो बहुत सारों के तो अपने बिजनेसेस भी हैं। वहाँ दो चीज़ें, एक ये कि फैसिलिटीज़ इंतहा से ज़्यादा हैं, वो जिस भी क्लब लेवल खेल रहे हैं तो क्लब देता है, हुकूमती लेवल पर हुकूमत देती है। फिर पैसे इतने हैं कि उन्हें परवाह नहीं है ब्रेड एंड बटर। इधर बेचारों ने खेल कर मेडल भी लाने हैं, गर्मी में अपनी मदद आपके तहत अपनी इंजरी से लड़ना है, डॉक्टर को पैसे देने हैं, फिर अपनी फैसिलिटी के लिए स्विमिंग लेनी है, क्या करना है उसके भी पैसे देने हैं, उसके बाद उन्हें नौकरियां भी कराएं, तो मेडल कहाँ से लाएं? नहीं, अरसलान, मैं आपको बताऊँ, आपकी बात सही है, हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जब हमारे यहाँ बुनियादी फैसिलिटीज़ नहीं है,
आम आदमी के जीने के लिए कुछ नहीं है, तो आप खेल के लिए कहाँ से लाएँगे? और खेल के लिए अगर कुछ होता भी है कहीं पे, तो वो करप्शन की नज़र हो जाता है, ठीक है ना? ये तो हमारा एक इज्तिमाई मसला है, हमारे मुल्क का कल्चर का मसला है, हमारी मुल्क की रग-रग में करप्शन आ गई है, जहाँ जिसका जो बस चल रहा है, वो करप्शन कर रहा है। लेकिन मैं एक अपने प्लेयर्स को भी एक बात कहना चाहूँगा, चाहे क्रिकेट के हों, फुटबॉल के हों, जो भी हो, आप अपने लाइफ़ का एक शेड्यूल बनाएँ और उसमें मैं आपको बताऊँ जर्मनी में हुकूमत जर्मनी की किसी भी किस्म की स्पोर्ट फैसिलिटी को कोई हेल्प नहीं करती है, इवन उनसे टैक्स लेती है। मैं एक क्लब का मेंबर हूँ, हम हमारा क्लब टैक्स देता है गवर्नमेंट को। हम उसको महीने की फीस देते हैं, वो आपस में मिल-जुल के फैसिलिटीज़ बनाते हैं, करप्शन बिल्कुल नहीं है। जितना पैसा आता है, बिल्कुल सही खर्च होता है और फैसिलिटीज़ क्लब प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ करप्शन इतनी है कि आग अब अगर आप किसी क्लब के मेंबर बन जाएँ, एक तो क्लब ही नहीं है, बन गए, उसकी फीस इतनी ज़्यादा है। वो अभी जो काशिफ़ ने बड़ी अच्छी बात की है, बहुत ही गोल्डन वर्ड्स हैं उनके कि हमारे यहाँ तबक़ात हैं, क्लासेस हैं। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि अगर आपने उस तबके से हैं, हाई अपर क्लास तबके से, तो आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आप निचले तबके से हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो मजबूरन ज़ाहिर है जॉब करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा नेशनल बैंक से और उनसे जितने भी इदारे हैं, आप उनको बुलाएँ चाहे काम पे 2-4 घंटे कराएँ, लेकिन उनको खेलने के लिए टाइम दें, ताकि जो असल काम है, वो अच्छी तरह कर सकें। ये होना चाहिए। चलिए जी, स्क्वाड पर आते हैं। सर, स्क्वाड अनाउंस कर दिया है काशिफ भाई, उसके अंदर सऊद शकील को वाइस कैप्टन, शाहीन को रिमूव किया गया वाइस कैप्टनसी से। अच्छा, ये जो चक्करबाजी हमारे यहाँ कैप्टन की चलती ही रहती है, खैर अब वाइस कैप्टन के तौर पे सऊद शकील को टेस्ट के तौर पे लाएं कि टेस्ट का वाइस कैप्टन भी टेस्ट हो रहा है। सऊद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, शाहीन में भी अच्छी परफॉर्म कर रहा है, वैसे भी वो अच्छा परफॉर्मर है। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे यहाँ कैप्टेंसी लेने देने से? वैसे ही शाहीन बहुत नाराज़ था पहले से, फिर वाइस कैप्टेंसी वाले मामले पर भी शायद उसको धचका लगे, तो हम तो परफॉर्मेंस ख़राब करने ही जा रहे हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत जल्दी था मुझे लगता है सऊद शकील पे ये प्रेशर डालना और ऐसी सिचुएशन में जहाँ वैसे ही पाकिस्तान की टीम जो है एक बड़े क्राइसिस से गुजर रही है, टीम का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट चेंज हो रही है। तो और साउथ शकील से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हमें वाबस्ता थी और हम सभी समझते थे कि साउथ शकील जो है ये वो प्लेयर है जो ना सिर्फ टेस्ट मैच बल्कि वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा बन सकता है, बल्कि पीएसएल में तो उसने दिखाया कि वो टी20 भी अच्छा खेल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एक प्रेशर तो डेफिनेटली उसके ऊपर होगा और अब देखना ये है कि वो प्रेशर किस तरीके से बर्दाश्त करते हैं। अगर अब आपने वाइस कैप्टन बना दिया है साउथ शकील को, तो इसको एक टाइम पीरियड देना चाहिए। ये ना हो कि एक सीरीज के बाद दोबारा रीशफलिंग हो जाए और दोबारा से चेंज हो हुँ, जाए। जिसने भी वाइस कैप्टनसी का फैसला किया उनके पास कोई ठोस सबूत या ठोस मतलब रीजंस होंगे कि वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया है। अगर वो ठोस रीजंस हैं तो प्लीज उसको कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाएं। कैप्टन वाइस कैप्टन को भी पता हो, प्लेयर को पता हो कि कितना अरसा उनके पास है कि जिसमें वो एज अ वाइस कैप्टन खेल सकते हैं। ये बार बार रीशफलिंग, बड़े से बड़े प्लेयर हो, बड़े से बड़े मजबूत आसाब का प्लेयर हो, अगर बार बार रीशफलिंग इस तरीके से किया जाए तो हर एक प्लेयर जो है वो हिल जाता है और वो आपका फोकस अपनी परफॉर्मेंस से हटकर माइंडसेट जो है वो किसी और तरफ चल जाता है। वो अपने अंडर प्रेशर अंडर टेंशन होता है और वो परफॉर्म नहीं करता। क्योंकि देखिए स्पोर्ट ऐसी चीज है, हम अपने आप को भी देख लें, स्पोर्ट ऐसी चीज है कि जहां पर जितना आप पीस ऑफ माइंड आपको होगा, जितना आप रिलैक्स होंगे, उतना ही आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। जितने आप प्रेशर में होंगे, आपके आसाब जो हैं वो मतलब गिरफ्त में होंगे किसी और काम के, वहां आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सफर करेगी। सही तो बात। इन प्लेयर्स को एट ईज रखना बहुत जरूरी है। अगर वो रखेंगे तो फिर आई एम श्योर कि वो परफॉर्म करके सामने दिखाएगा आपको। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा इसी पर मज़ीद बात। और स्पिनर का एक कहत हमें टीम में भी नज़र आ रहा है। क्या वजह है कि हम बगैर स्पिनर के नहीं सिर्फ एक स्पिनर को लेकर जा रहे हैं? किस चीज़ पे इतना कॉन्फिडेंट है? बांग्लादेश टीम बाहर से आई है और बड़े बुरे हालात से पहले तो लग ही नहीं रहा था आएगी, लेकिन आ गई। वो स्पिनर्स के साथ तैयारी के साथ आ गए अपनी पिचों को देखकर, और हम अपनी पिचेस पर स्पिनर नहीं खिला रहे। ये कैसी तैयारी है हमारी और हमारी कैसी अवेयरनेस है? ब्रेक के बाद इस पर बात। वेलकम बैक जी। यहाँ पर स्पिनर्स की बात कर रहे थे काशिफ शबीर साहब, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म। हमारी टीम में स्पिनर का इतना बड़ा कहत क्यों है, जबकि हमें अभी शाहीन्स में खेलते हुए कुछ स्पिनर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मेहरान मुमताज़ तो पीएसएल और उससे पहले डोमेस्टिक सीजन में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज, और फिर अंडर-19 के फैसल अकरम और बाकी लोग बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं। क्या वजह है हैदर भाई, बांग्लादेश बड़ा रीड करके स्पिनर्स ले आई है,
हम अपनी ही पिचेस पर स्पिनर नहीं खिला रहे, क्या कोई बड़ी तब्दीली हो गई है ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर के आने से? क्या होने जा रहा है? क्या पिच का बिहेवियर तब्दील हो जाएगा रावलपिंडी का? ये तो मुझे नहीं पता कि रावलपिंडी की पिच में क्या ऐसा होगा जिसकी वजह से एक ही स्पिनर है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में कोई स्पिनर नहीं है, मैं आपको बता दूं। अबरार अहमद को मैं थर्ड क्लास स्पिनर समझता हूँ, उसका एक गेंद भी जो है वो कांस्टेंट कहीं नहीं आता है, और जिस दिन भी अच्छी बैटिंग उसके सामने आ गई वो एक्सपोज हो जाएगा बुरी तरह। थोड़ा सख्त नहीं हो दूसरे गया जो हैदर स्पिनर, भाई? जी थोड़ा सख्त हो गया। नहीं, मैं देखिए, मैं हमेशा रियलिस्टिक पे बात करता हूँ, मैं ग्राउंड फैक्ट्स पे बात करता हूँ। मैं अबरार अहमद को स्पिनर मानता ही नहीं हूँ, वो जो है तुक्के के स्पिनर है सिर्फ। दूसरे स्पिनर इस वक्त पाकिस्तान में कोई स्पिनर नहीं है। 10 साल से, अब मैं 10 साल पहले से ये बात कर रहा हूँ, स्पिनर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। आपने नौमान अली को 35 साल की एज में पाकिस्तान टीम में लाके बोला नहीं जी आ गया स्पिनर, हालांकि नौमान अली जो है ना वो थर्ड क्लास स्पिनर है बिल्कुल। उनको पता ही नहीं है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को बॉल करते वक्त जो है अपना हैदर जो भाई है वो बहुत हाथ गुस्से में कितने हैं। ऊपर, जी, कितने ऊपर से लाना पड़ता है। देखिए, मैं आपको असल बात बताऊं, जो स्पिनर्स होते हैं, इकबाल कासिम साहब से आप पूछें, इकबाल कासिम साहब आपको बताएंगे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को बॉलिंग करते हुए हाथ कितने ऊपर से लाना पड़ता है, कितना स्ट्रेट रखना पड़ता है। ये बड़ी बुनियादी चीजें जो हमारे स्पिनर्स को पता नहीं है। यहाँ जो 2 कदम से बॉलिंग करे उसे स्पिनर कह दिया जाता है, जो 20 कदम से करे उसे फास्ट बॉलर कह दिया जाता है। ऐसा नहीं है, इसके लिए बड़ी जो है इसकी बड़ी साइंस है जिसको समझना पड़ता है। हमारे जो माजी के स्पिनर रहे, सकलैन, मुश्ताक अहमद, ये असल मुजरिम है। दे आर द क्रिमिनल्स। इन्होंने अपना जो आर्ट था वो उसको हिस्टोरिकल मेमोरेबल बनाने की वजह से किसी स्पिनर को इन्होंने बताया ही नहीं, कुछ तैयार नहीं किया। फजल महमूद साहब ने स्विंग करना इमरान खान को सिखाया था, इमरान खान ने स्विंग करना वसीम अकरम को सिखाया, वसीम अकरम ने उसके बाद किसको सिखाया मुझे बताएं, कोई आया ऐसा बॉलर आपके पास? इसलिए कि इन लोगों ने क्रिकेट को एक तमाशा बना दिया है। ये क्रिकेटर्स को आने नहीं देना चाहते हैं। अभी बात हो रही थी वाइस कैप्टनशिप की, जो है उनकी सोहेल शकील की, ये वेरी अर्ली डिसीजन है। आपने मजाक बना रखा है, पहले आपका रिजवान था, आपने जबरदस्ती उसको अननेसेसरी हटा के आप उसको लिया है शाहीन को, जरूरत नहीं थी। फिर शाहीन को हटा के आप फिर जो है थर्ड को लिया है। ये आप इस तरह करके आप एक्चुअली प्लेयर्स की जो है ना उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही बात बताऊं आपको, मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज आप ऑनेस्ट नहीं है पाकिस्तान टीम के साथ। और स्पिनर्स में आपको बता रहा हूं, मुझे अगले 10 साल तक कोई स्पिनर पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो अभी खेल रहे हैं इनके 10 साल है, मेहरान मुमताज हो या जो भी हो, ये कोई क्वालिटी नहीं है इनके अंदर कोई। ये जिस दिन भी बड़े बैट्समैनों के सामने आएंगे ना, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया वगैरह इंग्लैंड के खिलाफ, आप देखिए वो क्या असर इनका करते हैं। काशिफ भाई, हैदर भाई तो बड़ा सख्त हो गए। आप अग्री करते हैं कि स्पिनर नहीं है पाकिस्तान में कोई क्वालिटी स्पिनर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का? देखें, मैं आपको थोड़ा बताऊं, बात बिल्कुल तल्ख है लेकिन हकीकत भी यही है जो हैदर भाई ने कही है। लेकिन अगर आप पीछे चले जाएं, आपने कहा सरफराज ने सिखाया इमरान खान को, इमरान खान ने सिखाया वसीम अकरम को, तो वहां पर देखें उस वक्त के जो प्लेयर्स हमारे थे ना, उनकी कोई रिस्पेक्ट थी और उनका कोई कैरेक्टर था, उनका इखलाकियात थी। वहां पर एक तहजीब थी, एक एक स्ट्रक्चर था, जिस स्ट्रक्चर के नीचे जो है सारी चीजें चलती थी। सर फिर एक लेकिन और अब बात बताऊं, अनफॉर्चुनेटली काशिफ भाई, माजरत इसमें ऐड कीजिएगा, कैलिबर भी था, स्टेटस था, प्लेयर का एक कैलिबर कैलिबर भी था। था, वो ठीक है, कैलिबर बहुत बिल्कुल जरूरी होता है किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैलिबर के था। और खिलाड़ी के लिए। तालीम, अरसलान, तालीम, तालीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने पुराने प्लेयर्स को देख लें, जावेद बरकी, माजिद खान, इमरान खान, रमीज राजा और ये फजल महमूद, ये सारे पढ़े लिखे लोग थे। जो पढ़े लिखे लोग थे, इनको तरीकाकार था। आसिफ इकबाल को देख लें, ये सब वो पढ़े लिखे लोग थे जो एक प्रॉपर तरीके से टीम का हिस्सा बनते थे, फिर आगे अपने टैलेंट को लेकर जाते थे, पाकिस्तान के लिए खेलते थे। लेकिन उसके बाद हमने किया भी क्या, हमने देखें मैच फिक्सिंग के कितने स्कैंडल्स आए, कितने कितने प्रॉब्लम्स आए, इंडिविजुअलिज्म हो गई, हर एक ने इंफरादियत हो गई, हर एक ने कहा मैं अपना टाइम गुजारूं, बाकी होता है जो जिस तरह भी है उसको कोई फिक्र नहीं होती थी। फिर एडहॉकिज्म पे चीजें चलना शुरू हो गई। एक चेयरमैन आ रहा है, एक चेयरमैन जा रहा है, गवर्नमेंट आ रही है तो चेयरमैन नया आ रहा है, गवर्नमेंट जा रही है तो चेयरमैन जा रहा है, ना कोई स्ट्रक्चर है। पाकिस्तान के यही प्लेयर्स सकलैन मुश्ताक देख लें,
आप मुश्ताक अहमद देख लें, इन्होंने इंग्लैंड की टीमों के प्लेयर्स को खड़ा किया, वहाँ स्पिनर्स को बाकायदा तौर पे ट्रेन किया और वो स्पिनर्स ऐसे थे जिन्होंने आगे पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है। ये रिवर्स स्विंग दुनिया में किसको पता थी? इन्हीं कोचेस ने जाके दुनिया में जाके सिखाया कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है और किस तरीके से बॉल को इस्तेमाल करना है। फिर उन्होंने उसको एक आर्ट समझा, उसको प्रैक्टिस किया, उसको आगे लेके चले गए, उस स्किल को डेवलप किया और उसके बाद उसको अपनी जनरेशन में लेकर जा रहे हैं। इंडिया के पास कब कब फास्ट बॉलर्स होते थे, आप मुझे बताएं, कहाँ स्पिनर्स होते थे, सिर्फ बैटर्स होते थे। अब इंडिया के पास ऐसे ऐसे फास्ट बॉलर्स आ गए कि पाकिस्तान के करीब भी नहीं वो बॉलर्स उनके भटकते। इंग्लैंड के पास कैसे बॉलर्स आ गए, तो ये सारा ग्रूमिंग से आता है, एक स्ट्रक्चर के बनने से आता है। आप स्ट्रक्चर पे काम नहीं करेंगे तो फिर ये कोई भी चीज डेवलप नहीं होगी। मैं भी कह रहा हूं, अगर आप प्रॉपर राइट मैन एट द राइट जॉब नहीं रखेंगे तो चीजें ठीक नहीं होंगी और ये ओवरनाइट चीजें ठीक नहीं होंगी। जितनी खराबी हो चुकी हुई है, अगर आज 2024 से आप काम शुरू करेंगे तो शायद 2030 में आपको कोई रिजल्ट सामने आए। ये नहीं हो सकता कि अगस्त 2024 में आपने काम करना शुरू किया और आप कहेंगे सितंबर में बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ये एक सबर आजमा काम है जिसमें सबर करना पड़ेगा, काम कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा और फिर जाके आपको रिजल्ट नजर आएंगे। और देखें, जैसा मुल्क है वैसी ही स्पोर्ट्स हैं, जैसे हमारा माशरा बन रहा है वैसे ही चीजें आगे डेवलप हो रही हैं। ये सब चीजों को देखना पड़ेगा, इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है और इस पे एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करने की जरूरत है, तब चीजें डेवलप होंगी। मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं करेंगे तो कोई चीज डेवलप नहीं होगी। इसलिए पूरे स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा हमें। हैदर भाई, हम सही कह रहे हैं काशिफ भाई, हमने मॉनी मॉर्कल को निकाल दिया, साबिक बॉलिंग कोच। गौतम गंभीर के साथ उन्होंने काम किया आईपीएल में लखनऊ के लिए, और इस वक्त वो दोबारा अपॉइंट हो गए, दोबारा क्या, इस वक्त वो अपॉइंट हो गए बॉलिंग कोच के तौर पर भारतीय टीम के। हमने तो उन्हें निकाल दिया था, हमने कहा जी नहीं, हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं कर पाए, तो हमारे लिए फारिग हैं। मिकी अर्थर और ये सारा एक ग्रुप था। उन्होंने वहाँ पर देखा कि गौतम गंभीर के साथ किस किस ने काम किया है, वो वही टीम और वही स्टाफ कोचिंग का लेकर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको ना, मॉर्नी मॉर्कल ने जो रिजाइन किया है उसको क्यों नहीं मंजर आम पे लाया जाता है? जो पीसीबी को उन्होंने लेटर लिखा, ईमेल लिखी है, वो लाए ना सामने। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है मॉर्नी मॉर्कल ने, ये मेरी बात नहीं सुनते हैं, ये मेरी बात नहीं मानते पाकिस्तान के बॉलर्स, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। वो कहते हैं फिर सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल देते हैं कि कोच क्या कर रहा है। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता हूँ तो मुझ पे वो जो मीडिया वाले हैं वो मुझसे हमला कर देते हैं, जी क्या कर रहे हैं हम। लेकिन ये बॉलर्स, जब मैं इनको नेट पे बताता हूँ ऐसे करो, ये सुनते ही नहीं है, ये बात ही नहीं सुनते हैं। फिर और आपस में जो है वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मॉर्नी मॉर्कल के उसमें ईमेल लिखे, ये मेरा मजाक उड़ाते हैं ये पाकिस्तानी बॉलर्स। आप जब कोचेस को इज्जत ही नहीं देंगे, काशिफ ने बड़ी अच्छी बात की, गोल्डन बर्ड्स हैं काशिफ के, जब आप इज्जत ही नहीं देंगे। हमारे जो प्लेयर्स इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान टीम में, इनको जरूरत से ज्यादा दिया जा रहा है, इनके सारी फैसिलिटीज छीन लेनी चाहिए। इनको 20-20, 25-25 लाख रुपए महीने की किस बात की दिए जा रहे हैं? ये कौन सा ऐसा काम कर रहा है, मुझे बताएं। पूरे साल में 10 मैचेस खेलते हैं जिसमें से 8 ये हार जाते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई सरकारी मुलाजिम जो है वो काम ना करे, उसकी 6 महीने तनख्वाह रोक ली जाती है। इनको और अवार्ड्स दे दिए जाते हैं, इनको और जो है ये क्या कर रहे हैं, इनकी सारी फैसिलिटीज छीन है। इनको डंडे मारने चाहिए। ये तुम कर क्या रहे हो सारे, टीम खराब कर। सही कह रहा हूं मैं, आपको सही बात बता रहा हूं। इनके दिमाग खराब कर दिए बोर्ड ने इतने इतने पैसे देके। हैदर अरसलान भाई, ठंडा पानी पिलाएं। मुझे लग रहा है आज हैदर भाई बहुत गुस्से हैं। काशिफ भाई सुन रहे हैं? ठंडा पानी पिलाएं। देखें, आप फ्रस्ट्रेशन देखें फ्रस्ट्रेशन हम सबको एज अ पाकिस्तानी फ्रस्ट्रेशन है। और इसका रिजल्ट आप देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीता। ये ऐसी स्टार्व्ड कौम है, ऐसे हम तरसे हुए कौम है कि देखें सारी की सारी कौम उसकी तरफ चली गई। सर, क्योंकि 77 हम साल तो में एक ढूंढ रहे बंदा थे है, कोई ऐसी, पूरे 77 मतलब साल हम में आपके ढूंढते एक थे बंदा है। यार, हम ढूंढते थे कोई ऐसी खुशी मिले जिसपे हम जाके कोई दुनिया को बताएं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे बंदे को मिला जिसके पास जेवलिन भी नहीं था, सही बात जिसने है। अपने बांस के साथ बना बना के वो काम किया। और इंडिविजुअल, अगर आज यहाँ पर हुकूमत कहे, कोई बंदा कहे जी कि मेरी वजह से ये हुआ, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं हुआ। सिर्फ अब एक सारे क्रेडिट इंडिविजुअल ने ले रहे हैं, वरना अपनी किया मेहनत उसने से, खुद है। सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से, सिर्फ और सिर्फ अपनी चले मेहनत से उसने इस लेवल पे काशिफ भाई, पहुंचाया। वक्त की कमी तो थी, इस पे टैलेंट हम है, डिस्कस कर लेकिन लेंगे। ग्रूम की बड़ी जरूरत है। वक्त बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया काशिफ शबीर और सईद हैदर भाई। बहुत गुस्से में थे हैदर भाई और काशिफ शबीर साहब, बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।